स्तरीय बैठक, तमाम जिलों के डीएम से कोरोना के हालात पर लिया जायजा। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 हुआ लॉन्च। बिहार सब्सिडी मात्र 5 करोड़, जबकि यूपी को मिल रहा है 20 करोड़। पटना जंक्शन पर सीबीआई और निगरानी विभाग की छापेमारी। पटना समेत देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई छापेमारी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूटे 1,82,000 रुपए। लूट का विरोध करने पर संचालक की पिटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि कोरोना की स्थिति अब बिहार में भी सामान्य नहीं है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों की नींद उड़ा दी है। वहीं कोरोना को लेकर आज सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने जिला स्तरीय बैठक की और बैठक अभी जारी है, जहां तमाम जिले के डीएम से कोरोना की स्थिति पर जानकारी ली। आपको बता दें कि बिहार में 24 घंटे के अंदर 90 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं सूबे में कोरोना से मौत की संख्या 1,556 हो चुकी है। तो बिहार में भी लगातार कोरोना की रफ्तार में तेजी आ रही है और आपको बता दें कि इसी को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार जिला स्तरीय बैठक कर रहे हैं, जिसको लेकर वो तमाम अधिकारियों से कोरोना की स्थिति पर जायजा ले रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से कोरोना की स्थिति अब बिहार में भी बेकाबू हो रही है, उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार आज एक जिला स्तरीय बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ बैठक में जानकारी ले रहे हैं? देखिए, बैठक जारी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जिला के एक एक जिला अधिकारी से वहां के जो ताजा हालात हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तमाम स्टेट में जितने भी जिले हैं, 38 जिला के जिलाधिकारी उनसे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अपने जिला की जो ताजा स्थिति है उससे अवगत भी करा रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर कोरोना ने एक बार फिर अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर वहां के जिलाधिकारी का कहना है कि स्कूल की जो तारीख है वो फिलहाल जो है बंद किया जाए और 15 अप्रैल तक बंद करने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री खुद ही सुन रहे हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या वहाँ के हालात हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कई ऐसे निर्देश भी जारी कर रहे हैं ताकि उन्हें बताया जाए, कहा जाए कि आपको इस स्थिति में ऐसे काम करना है। हालांकि कोरोना को लेकर बिहार में देखा जाए पिछला जो अनुभव रहा है वो काफी बेहतर और शानदार रहा है। लोगों ने काफी बेहतर काम किए हैं, चाहे डॉक्टर हों या कोरोना वॉरियर्स हों या सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया था। यही वजह आप देखेंगे कि देश दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना ज्यादा सक्रिय हुआ, वहां पर ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिला, लेकिन बिहार में वो प्रभाव कम रहा है। उसकी मूल वजह ये है कि सरकार ने बड़ी ही बेहतर तरीके से इसकी व्यवस्था की थी और इसकी खुद मॉनिटरिंग आप पिछले बार अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री खुद सप्ताह में 1-2 बार खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और खुद तमाम जिला के जिलाधिकारी और एसपी और वरीय पदाधिकारी के साथ स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ वो खुद बात कर रहे थे। तो आज की जो स्थिति है, एक बार फिर पिछले दिनों प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री मुखातिब हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बिहार के ताजा हालात से उन्हें भी अवगत कराया था। और इसको लेकर अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है तकरीबन 30 ऐसे जिले हैं, टोटल 38 जिले हैं, लेकिन 30 ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ कोरोना के मरीज सामने आए हैं और संक्रमण का असर वहां दिखा है। इसको लेकर वहां पर कुछ गाइडलाइन भी दिए जाएंगे, कुछ निर्देश भी मुख्यमंत्री का दिया जाएगा और कहा यह जाएगा कि आगे आने वाले समय में हमें और भी एहतियात बरतने की जरूरत है और जो तैयारी होनी चाहिए, चाहे मेडिकल सेक्टर से या फिर सामाजिक क्षेत्र से या फिर जन जागरूकता के जरिए इसे और तेज करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री दे सकते हैं। फिलहाल अगर कल की बात कर ली जाए, तकरीबन 107 मरीज सक्रिय थे। हालांकि आज अभी तक का जो रिपोर्ट है कुछ घटा भी है, आंकड़ा 90 बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे स्थिति को अगर देखा जाए तो सरकार ने काफी तत्परता दिखाई है और सक्रियता भी दिखाई है और करनी होगी सरकार की। खुद मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हैं और आगे आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार में इस बार भी कोरोना का जो लहर देखने को अन्य प्रदेशों में मिला है वैसा लहर नहीं देखने को मिलेगा। जरूरत इसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री को एक अपील भी करने की जरूरत है, वो ये कि आम आवाम एक बार फिर सहयोग करे, क्योंकि ये काम जब तक आम आवाम सहयोग नहीं करेगा
सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा तो राजेश जी काम नहीं होगा। राजेश जी एक तो कह सकते हैं कि जनता को भी कोरोना के नियमों का पालन करने की बखूबी ये जरूरत है। दूसरी ओर जिस तरह से बिहार में कोरोना की रफ्तार में तेजी आ रही है, लॉकडाउन लगने के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात जो है ये अक्सर आम आवाम के बीच में चर्चा है कि क्या अगर ऐसे हालात हुए तो क्या सरकार लॉकडाउन लगाएगी, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें सरकार लॉकडाउन लगाने नहीं जा रही है। बिहार सरकार अभी कोई लॉकडाउन लगाने नहीं जा रही है। अभी हाँ, अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पे है, साथ ही साथ जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों को यह सूचना दी गई है कि कोरोना को लेकर आप एहतियात बरतें, लोगों को समझाएं, बताएं और सचेत रहें। लेकिन फिलहाल जो स्कूल बंद करने की बात है उसमें जो लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो जो स्कूल है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों, वहां पर संभावनाएं जताई जा रही है कि स्कूल जो है कुछ दिनों के लिए फिलहाल बंद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित होने की संभावनाएं रहती हैं कोरोना में। वैसे स्थिति में सरकार ये फैसला ले सकती है। हालांकि अभी प्रेस रिलीज आया नहीं है, कोई संबोधन आया नहीं है, लेकिन अभी जो खबरें यही हैं कि 1-2-4 दिन अगर डेट बढ़ाने की बात हो तो वैसे में, हालांकि कुछ जिला अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक स्कूल बंद होना चाहिए। वैसे में अगर मुख्यमंत्री को लगता है और जो सामने समीक्षा भी, हालांकि समीक्षा वो कर रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उम्मीद ये की जा सकती है कि हो सकता है कि 15 अप्रैल तक स्कूल को बंद रखा जाए। लेकिन लॉकडाउन की जो बात है, फिलहाल सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से पता है कि अब अगर ज्यादा दिन तक इसको खींचेंगे तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और तमाम स्थितियां चरमराएंगी। वैसे स्थिति में लॉकडाउन की कोई संभावनाएं नहीं है। चर्चा सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के स्तर पर या अधिकारियों के स्तर पर अभी इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं है। बिल्कुल राजेश जी, तो फिलहाल लॉकडाउन पर सरकार ऐसी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है लॉकडाउन की बातों को लेकर, और फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन बिहार में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है, और फिलहाल जिला स्तरीय बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और तमाम जिलों के अधिकारियों से, तमाम जिलों के डीएम से वो स्थितियों की जानकारी ले रही है। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उद्योग की। तो बिहार में उद्योग की चर्चा तब से होने लगी जब शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बनाए गए। अब बता दें कि केंद्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 के तहत बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लॉन्च की गई है। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि इस नीति से इथेनॉल उद्योग को विकसित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन की कीमत प्रति एकड़ 2 करोड़ है, और एक इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाने के लिए कम से कम 25 एकड़ जमीन चाहिए। इस तरह केवल जमीन की कीमत 50 करोड़ हो गई, इसके बाद लागत 50 करोड़। इस तरह एक इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 100 करोड़ की लागत लगानी होगी, जिस पर सरकार 5 करोड़ अनुदान देगी, जबकि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में 100 करोड़ पर 20 करोड़ का अनुदान मिलेगा। कच्चा माल से लेकर मार्केटिंग के मामले में उत्तर प्रदेश में काम आसान है। ऐसे में बिहार के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती है, और इसका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थितियों में बिहार में निवेशकों के लिए दिखाएं। तो वहीं उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के दावे की बात करें तो बिहार इथेनॉल पॉलिसी को लॉन्च करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार में यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। देश का डॉलर बचाएगा, बिहार कंट्रीब्यूट करेगा। बिना बिहार के देश में तरक्की की कल्पना नहीं हो सकती। बिहार इस भारत माता का एक अंग है, और अगर एक अंग भी कमजोर रहेगा तो ये भारत माता विश्वगुरु नहीं बन पाएगी। ये सोच के साथ हमने काम शुरू किया। एक मिशन है, बिहार में औद्योगिक क्रांति कर देना, बिहार में उद्योग का जाल बिछा देना, और बिहार उद्योग लगाने वालों के लिए फ्रेंडली रहेगा। तो पटना में मेमोरियल हॉल में 22 मार्च बिहार दिवस के पहले बिहार टॉक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और ग्रामीण विकास पंचायती राज के मंत्री अशोक सम्राट
सम्राट चौधरी मौजूद रहे। बता दें कि इस अवसर पर वैसे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई युवाओं को और बिहार के विकास के लिए कई कोरोना योद्धाओं, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जुड़े योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मासिक पत्रिका के द्वारा आयोजित बिहार टॉप 2021 जिसके चर्चा की शुरुआत प्रारंभ हो चुका है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान इस आयोजन के पावन अवसर पर उपस्थित बिहार विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे एनडीए के मंत्रिपरिषद में हम सबों के अन्य सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय श्री मंगल पांडे जी, पुलिस एसोसिएशन की ओर से हम सबों के बीच अपनी मोहन मुस्कान से उपस्थिति दर्ज करने वाले श्री मृत्युंजय जी। देखिए, आज जो बिहार टॉप पर जो लोगों का, युवाओं को जो सम्मानित करने का जो काम हो रहा है, इसमें लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी लोग टॉप काम कर रहे हैं उनको आज सम्मानित किया जाएगा और इससे हर एक युवाओं को अपने आप में एक जोश पैदा होगा ताकि अपने अपने क्षेत्र में लोग अच्छे से काम करें। और आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, एक सम्मानित कार्यक्रम है जो लोगों को सम्मान देने का काम है। इसमें देखिए हर एक क्षेत्र के लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम किए, जैसे डॉक्टर हैं, रियल इस्टेट है, मतलब जिस भी क्षेत्र में लोग अपने अपने जो अच्छे काम किए उनको सम्मानित किया जा रहा है। इससे और लोग युवाओं को भी पूरा प्रभावित करेगा कि आप भाई अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 रहे ताकि अपना बिहार का हर एक जगह नाम रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पटना की, जहां रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन वेंडरों के साथ एग्रीमेंट आदि को लेकर सीबीआई और निगरानी ब्यूरो की टीम ने पटना जंक्शन पर छापेमारी की। बता दें कि छापेमारी 4 घंटे से अधिक चली। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान दोनों जांच एजेंसियों की टीम ने स्टेशन पर कामकाज की गहराई से छानबीन की। छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम अपने साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लेके गई। पटना जंक्शन पर सीबीआई और निगरानी की टीम के छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों के अधिकारी ने इस बात की पड़ताल की कि स्टेशन पर नियमों के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। पटना समेत देश भर के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीबीआई ने सरकारी दफ्तरों और रेलवे जंक्शनों पर एक साथ धावा बोल दिया। और इसी के साथ पटना जंक्शन पर भी छापेमारी हुई। बता दें कि सूत्रों ने यह बताया कि सीबीआई के साथ रेलवे की विजिलेंस टीम भी थी, जहां छापेमारी के दौरान जंक्शन पर प्रदर्शित होर्डिंग के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही जंक्शन पर लगे टीवी में दिखाए जा रहे विज्ञापन के बारे में पूछताछ की गई। जांच अधिकारियों ने स्टेशन पर विज्ञापन दिखाने के लिए जिस एजेंसी के साथ करार हुआ है इसकी भी जांच की। वहीं पटना जंक्शन पर वेंडरों को दिए गए लाइसेंस की भी पड़ताल की गई। तो वहीं राजधानी के चर्चित सैदपुर हॉस्टल में भी 3 थानों की पुलिस ने एक साथ दावा बोला। बता दें कि पटना में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम सेंटर 9 लाख रुपए की लूट के मामले में छानबीन की जा रही है और इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहादुर थाना पुलिस समेत 3 थानों की पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर हॉस्टल पर छापा मारकर वहां से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान हॉस्टल के कमरे से एक पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गई। टीम ने कमरे में मौजूद 2 युवकों को पकड़ लिया और मौके पर मौजूद अन्य पुलिस वालों ने कमरे की तलाशी ली। वहीं जानकारी के अनुसार कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस दस्ते को एक पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। बता दें कि तलाशी में बरामद हथियार और कमरे में मौजूद 2 युवक को लेकर पुलिस या दस्ता वापस लौट गई।
तो वहीं मुजफ्फरपुर मनियारी थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। मामला मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी का है, जहां एक बार फिर अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 1,82,000 रुपए की लूट की। वहीं पीड़ित सीएसपी संचालक ने बताया कि वो थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता स्थित इलाहाबाद बैंक के ब्रांच से पैसा निकालकर अपने सीएसपी कार्यालय जा रहा था। तभी थाना क्षेत्र के मथुरापुर में एक बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार दिखाकर पीड़ित से 1,82,000 रुपए की लूट कर ली। बैंक से आने के दौरान मेरे अकाउंट बैग में 1,82,000 रुपया था, जिसको मदरसा और मथुरापुर के बीच में लूट लिया गया। तो आप ये किस बैंक में जमा करने नहीं, निकासी करके आ रहे थे। हम सीएसपी संचालक हैं। जी जी। और महंत मनियारी में हमारा सीएसपी इलाहाबाद बैंक का, इलाहाबाद इंडियन बैंक का, और माधोपुर सुस्ता से हमारा मेन ब्रांच जो है, कंसल्टेंट ब्रांच जो है, वो हमारा माधोपुर सुस्ता इलाहाबाद बैंक है। ये अपराधी कितने संख्या में थे? 3। कौन, किस गाड़ी से? अपाची, ब्लू कलर की अपाची थी। तीनों एक ही गाड़ी से थे? तीनों चेहरा लपेटे हुए थे। तो वहीं समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में विंसम इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद रामेश्वर जूट एवं समस्तीपुर शुगर मिल के प्रेसिडेंट त्रिलोकीनाथ सिंह के द्वारा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि विंसम इंटरनेशनल लिमिटेड के कई मिल कोलकाता और बिहार में चल रहे हैं और इस मामले में हेडक्वार्टर डीएसपी विजय कुमार सिंह का कहना है कि इससे संबंधित एक लिखित शिकायत की गई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो चुका है। इसका विवरण है कि ये जो है रामेश्वर जूट मिल जो विंसम इंटरनेशनल की मेन है, उसी की इकाई समस्तीपुर शुगर मिल है। ठीक है, तो इसमें जो है सरकार के द्वारा मिल को खरीदे जाने पर 5/3/21 को हैंडओवर हुई है। हैंडओवर होने के बाद ये झूठा आरोप लगा रहा है कि हमारा जो है 50 लाख रुपया मालिक लिए हैं, और मैंने हमको 50 लाख रुपया नहीं देने से हम मिल का कोई भी सिक्योरिटी को धमका रहे हैं और मालिक को धमका रहे हैं कि हमको 50 लाख मैंने रुपया चाहिए, नहीं तो हम कोई गतिविधि या कोई काम हुआ चालू नहीं होने देंगे। तो इसके विरुद्ध आपने कोई प्राथमिकी दर्ज की? इसके विरुद्ध हमने ये आदर्श नगर थाना जो समस्तीपुर है उसमें हम प्राथमिकी मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, और वो एफआईआर दर्ज करने के बाद केस मैंने जो बनता है उसको किया गया है। केस कितने लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया? वो केवल अभी एक आदमी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, इरशाद बोल के है, मोहम्मद इरशाद बोल के, उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। कितने की रंगदारी मांगी? 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। ये इरशाद कौन है? इरशाद यहाँ का लोकल मने हैं, लोकल है। पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई? पुलिस के अभी हम परसों रात को एफआईआर किए थे, उसका कापी हमको मिले दिए हैं, वो केस अपना कर दिए हैं। देखिए, जूट मिल के मैनेजर के द्वारा त्रिलोकनाथ सिंह संभवतः उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है नगर थाने में, और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, रंगदारी से संबंधित है। उसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अनुसंधान में जो प्रगति होगी उसके आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश वरीय अधिकारी के द्वारा दिया गया है। और कुछ राजधानी पटना में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बाईपास थाना क्षेत्र का है, जहां बड़ी पहाड़ी के पास खेत में एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की हत्या गमछे से गला दबाकर कर दी गई है और हत्या कर अपराधी ने उसे खेत में ही छोड़ दिया। बता दें कि जैसे ही लोगों को इस हत्या के बारे में पता चला तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद स्थानीय बाईपास थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। तो सहरसा में रफ्तार का कहर अब भी जारी है, जहां ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के रूपनगरा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक समदा बाजार की ओर से तेज रफ्तार में सहरसा की ओर जा रहा था और उसी दौरान अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे चालक सहित ट्रैक्टर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
बेतिया जिला के मैनाटांड थाना क्षेत्र के रमरपुरवा गांव के 7 आनाटोला में लगी आग से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। आग लगने की घंटों बाद लोगों के प्रयास और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तो बक्सर के डुमरांव में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां ट्रेन आने पर रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाता है, वहीं दूसरा द्वार भी खोल दिया जाता है, जहां से लोग पैदल या फिर अपने वाहन से जान जोखिम में डालकर आराम से पार कर लेते हैं। ट्रेन के गुजरने तक यह सिलसिला जारी रहता है। यह अवैध कार्य रेलकर्मी की मौजूदगी में होता रहा है, लेकिन रेलकर्मी द्वारा इस पर कोई भी रोक नहीं लगाया जाता है। गेटमैन बस मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना सिटी संघ भवन में पटना सिटी बार एसोसिएशन के तत्वाधान में पटना सिटी, दानापुर, मसौरी और पालीगंज कोर्ट के अध्यक्ष एवं महासचिव की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पटना जिलाधिवक्ता संघ के समन्वय समिति का गठन किया गया, जहां सर्वसम्मति से नवीन कुमार सिन्हा को अध्यक्ष संयुक्त संयोजक नियुक्त किया गया। पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी, पाली सभी के महासचिव और माननीय अध्यक्ष और वहाँ के जो प्रमुख सदस्य हैं, विशेषकर विशेष आमंत्रित में श्री प्रसाद यादव जी हैं, पाली से भी और लोग आए हैं, हमारे पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष आए हैं। उन लोग इसलिए आज हम लोग बैठे हैं कि सरकार के द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार अनुमंडल के न्यायालय के अधिवक्ताओं के साथ शोषण किया जा रहा है। जो भी है स्पेशल केस के नाम पर सारे केसेस का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आज के दिन में अभी हम लोग के पास अनुमंडल में सिर्फ जो है बेसिक केस और उसका ट्रायल ही रह गया है, और कोरोना काल में लगातार जो केस की स्थिति है और बाकी कोर्ट का संचालन का स्थिति है वो आप लोग देख रहे हैं। और अब खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां एसकेएमसीएच में नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार कर अपनी वेतन भुगतान को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सभी का आरोप है कि करीब 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया है। सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ एक साथ एसकेएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से संवाददाता चंद्र प्रकाश फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में कार्य बहिष्कार किया गया है नर्सिंग स्टाफ द्वारा, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां की? देखिए, अभी भी इनका हंगामा और जो आंदोलन है वो जारी है। मामला है इनके बहाली के बाद से अब जो सैलरी होती है इनकी 1 महीने की भी सैलरी नहीं मिली है। इनका कहना है कि होली आ गया है, होली सर पे है, करीब 10 दिन बाद होली है, इनके आज तक की सैलरी नहीं मिली, 1 महीने की सैलरी भी नहीं मिली, जिसकी वजह से काफी इनको आर्थिक परेशानी झेलना पड़ रहा है। और इसी के मांग को लेकर इन लोगों ने आज जो आंदोलन है वो किया है। बिल्कुल, तो अपनी मांगों को लेकर, वेतन भुगतान को लेकर एसकेएमसीएच में नर्सिंग स्टाफ द्वारा हंगामा जारी है, प्रदर्शन जारी है और कार्य बहिष्कार भी जारी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश। तो वहीं आपको बता दें कि आईपीएल के तर्ज पर अब बिहार में भी बीसीएल होगा, यानी बिहार क्रिकेट लीग, और इसके मौके पर आज राज्यपाल फागू चौहान द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें पटना से, जहां न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डैनी मॉरिसन भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के महामहिम यानी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा किया गया। आपको बता दें कि अब आईपीएल के तर्ज पर बिहार में बिहार क्रिकेट लीग यानी बीसीएल का भी आयोजन किया जा रहा है और इस बीसीएल में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, बीसीएल का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें खबरें ये भी आ रही हैं कि बिल्कुल आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से इस तमाम कार्यक्रम का और तमाम कार्यक्रम की जितनी भी तैयारी है उसका जायजा लिया हमारी संवाददाता निभा सिंह ने।
बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बिहार क्रिकेट लीग का उद्घाटन होने जा रहा है। जी हाँ, हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ के स्टेडियम का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्लेयर सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे कोच हो गए या फिर प्लेयर्स हो गए। थोड़ी ही देर में यहाँ पर ऑलराउंडर क्रिकेटर कपिल देव आने जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार क्रिकेट लीग का उद्घाटन होगा। जी हाँ, आप यहाँ का नज़ारा देखिए, सभी प्लेयर्स अपनी अपनी तैयारियों के साथ खड़े हैं और यहाँ स्टेडियम का नज़ारा देखिए। स्टेडियम को सजा धजा दिया है और सभी प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ साथ कुछ मंत्रियां भी यहाँ पर आएंगे और उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से आप स्टेडियम का नज़ारा देख रहे हैं, किस तरह से स्टेडियम को सजा दिया गया है। ये पटना का ऊर्जा स्टेडियम है जो कि राजवंशी नगर में पड़ता है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में कपिल देव आएंगे और साथ ही साथ और भी कुछ क्रिकेटर आएंगे जो कि यहाँ के उद्घाटन, बिहार क्रिकेट लीग के उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।